नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को सबसे पहले कि क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश की वजह से जर्जर मकान की दीवार गिरी, 9 बच्चों की हुई मौत। घटना में 2 लोग घायल। मुख्यमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या का करेगा दौरा। गैंगरेप की पीड़िता और परिवार से करेंगे मुलाकात। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग का तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। केरल के वायनाड में लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य जारी। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल सेन से। 75 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन खेलेंगी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत का ब्रिटेन से मुकाबला। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज। टीम इंडिया की जीत के साथ बढ़त बनाने की होगी कोशिश। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच टाई हुआ था। तो सबसे पहले सागर मध्य प्रदेश से खबर, जहां पर शाहपुर के में एक दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई है। घटना उस समय हुई जब बारिश की वजह से जर्जर मकान की दीवार ढह गई। हादसे में 2 बच्चे घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को मलबे से निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार मकान के पास स्थित हरदौल मंदिर परिसर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। वहां बड़ी संख्या में बच्चे शिवलिंग बनाने के लिए पहुंचे थे। घटना का शिकार होने वालों में अधिकतर बच्चे वही बताए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। बचाव कर्मियों ने घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। राहत और बचाव अभियान को पुलिस के साथ साथ नगर परिषद कर्मियों और आम लोगों ने भी उसमें हाथ बटाया। मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घायल बच्चों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। सीएम ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। और भाजपा का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए आज अयोध्या जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और यूपी भाजपा सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप आज अयोध्या जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलेगा और बाद में इसकी रिपोर्ट बीजेपी नेतृत्व को सौंपेगा। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए भाजपा का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि अखिलेश यादव पीड़िता के मामले में गुमराह न करें। डीएनए अब न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेशवासियों के और पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ को कई सौगात सौंप रहे हैं। उन्होंने
मनी माजरा जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना को मनी माजरा के निवासियों को इसके चलते 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही दूषित पानी की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। साथ ही गृह मंत्री 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कई पहलों का शुभारंभ उन्होंने किया। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के उपयोगों का लोकार्पण शामिल है। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पटना में जांच एजेंसी की टीम ने एक मेडिकल छात्र को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की गिरफ्त में आए छात्र का नाम संदीप कुमार है। वो राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है। संदीप ने 5 मई की परीक्षा से पहले नीट का पेपर सॉल्व किया था, जिसके बाद इस पेपर को बिहार झारखंड के अभ्यर्थियों को रटाया गया था। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान आरोपी संदीप ने इस मामले में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक सीबीआई ने 9 छात्रों को गिरफ्तार किया है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 5 पुलिसकर्मियों और एक शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इन पर कार्रवाई की गई है। उपराज्यपाल ने आदेश जारी कर 6 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों की डोडा, कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में पोस्टिंग थी। और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेज में सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। आज सुबह 6 बजे से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लापता लोगों का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए समेज के साथ साथ सतलुज नदी पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और समेज के में लाइव डिटेक्टर की मदद ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। हमारे 4 गांव है मेनली जो जिनकी कनेक्टिविटी अभी बाय रोड हमारा जो संपर्क हो रही है, तो उसकी रिस्टोरेशन के लिए ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा उसका कार्य शुरू कर दिया गया है। मीनवाइल हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेरी ब्रिज भारतीय सेना ने यहाँ पे सेटअप किया है ताकि जो ऑन फुट अगर लोग क्रॉस करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको किया जाता है। बाकी ऑन वॉर फुटिंग में हमारा जो रोड है सरपारा गाँव का, उसको रिस्टोरेशन करने का काम चला हुआ है। और यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे लाइव चंडीगढ़, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जिनके अथक प्रयास के कारण आज ये योजना साकार हुई है, ऐसी हमारी पूर्व सांसद बहन किरण जी जरा आगे आइए, एक बार जोर से ताली बजाइए किरण जी के लिए, क्योंकि जब वो सांसद थी तब लगातार प्रयास कर रही थी ये प्रोजेक्ट के लिए। शुरू भी उनके समय में ही हुआ और मुझे आनंद है कि आज जब उद्घाटन हो रहा है, इसका फल मिल रहा है, तब भी वो मंच पर उपस्थित है। श्री राजीव वर्मा जी, श्री अनिंदिता मित्रा जी और आज इस समारोह में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। भाई और बहनों, एक छोटा सा कार्यक्रम है, परंतु मैं जानता हूं 1 लाख की आबादी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पानी हम सबके जीवन में प्राण होता है और पानी के बगैर का जीवन असंभव है। पानी जब दूषित हो, जरूरी मात्रा में उपलब्ध न हो, तो जीवन में अनेक कठिनाइयां और रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से ये पूरे क्षेत्र के लिए 24 घंटा
365 दिन सबसे आधुनिक फिल्टर प्लांट में फिल्टर किया हुआ पानी आप सबको मिलने की शुरुआत हो रही है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंडीगढ़ में शुरू से ही पानी, सीवर, स्टॉर्म वाटर, इसकी 100% सुविधाएं बनाई गई थी। परंतु कोई भी सुविधा आप बनाते हैं, कितने साल तक सुचारू रूप से चल सकती? आबादी बढ़ती जाती है, पाइपलाइनें पुरानी होती हैं, पानी की गुणवत्ता कमजोर होती है, तो फिल्ट्रेशन प्लांट को और आधुनिक बनाना पड़ता है, नई पाइपलाइनें बनानी पड़ती है और पानी की उपलब्धता भी बढ़ानी पड़ती है। ये सभी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लिए आज जो योजना का उद्घाटन हुआ है, 24 घंटा पानी आप सभी को उपलब्ध होगा। मोबाइल में आज से बहनों को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको काम हो, नल चालू कर दीजिएगा, पानी उपलब्ध होगा। कोई टैंकर नहीं होगा, पहला मंजिला हो या चौथा मंजिला, जरूरी प्रेशर के साथ मनी माजरा के पूरे क्षेत्र में 1 लाख लोगों को पानी मिलने की आज से शुरुआत हो रही है। लगभग 75 करोड़ इसके पीछे खर्च हुआ है। 1 लाख से ज्यादा आबादी को इसका फायदा मिलेगा और 855 एकड़ में फैली हुई ये बस्ती आबादी 22 किलोमीटर नई पाइपलाइन से अब 24 घंटा पानी की उपलब्धता होगी। जब पानी 24 घंटा देना होता है तो स्वाभाविक है अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाए पड़ते हैं। यहाँ पर 2 विशाल रिजर्वायर्स बनाकर 24 घंटे की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी है और स्मार्ट मीटर लगाने से लीकेज का खर्च भी अब आप पर नहीं आएगा। घर में भी लीकेज है तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा और वीएफडी पंप्स लगाकर भी इसको प्रेशर ढंग से आए, इस सारी व्यवस्थाओं को किया है। भाई और बहनों, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से ही इन्होंने स्मार्ट सिटी योजना को लागू कर हमारे शहरों को, इसका जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया और सबसे पहली शहरों की जो सूची घोषित की गई उसमें हमारा चंडीगढ़ था और अब तक भारत सरकार चंडीगढ़ में 1000 करोड़ से ज्यादा केवल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खर्च कर रही है। और केवल शहर नहीं, जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश के स्वच्छ पानी हर नागरिक को उपलब्ध हो, हर घर के अंदर नल से जल पहुंचे, इसका प्रबंध हो। इसके लिए एक योजना मोदी जी अपनी दूसरी टर्म में लेकर आए और आज मैं कह सकता हूं 15 करोड़ घरों में 7 साल के कम अंतर में 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। देश के 74% 74% घरों में पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध हो गया है। और आंकड़े देखिए, ये नल से जल योजना, जल जीवन मिशन योजना शुरू होने के बाद डायरिया संबंधित मृत्यु में देश में 3 लाख की कमी आई। आप एक बात समझिए, ये योजना के पहले डायरिया संबंधित मृत्यु 4 लाख होते थे और अब उसमें 3 लाख की कमी आई है। लगभग 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचा और 3 करोड़ कनेक्शन तो 2023 में दिए गए। और मैं आपको विश्वास देता हूं, मोदी 3 का कार्यकाल समाप्त होने के पहले देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रबंध प्रधानमंत्री जी पूरा कर चुके होंगे। भाई और बहनों,
जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के तहत चंडीगढ़ को हमने संवारने का काम किया है। 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करे हैं, 20 एकड़ जमीन में घन कचरे को साफ करने की व्यवस्था की है। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर ट्रैफिक को हमने नियमित करने का काम किया है, जिससे ट्रैफिक के उल्लंघन के 40% केस कम हुए और घातक सड़क हादसों में 31% की कमी आई है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने चंडीगढ़ के विकास के लिए ये 10 साल में टोटल 30,000 करोड़ का खर्च किया है। 29,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में और 500 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए अलग से काम करने का योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब आप सभी को बताने चाहता हूँ, ये 10 साल 2014 से 24 के 10 साल हमारे देश के विकास के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले 10 साल हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर मोदी जी ने परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया। ये 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्धि हासिल की है। चंद्र पर तिरंगा पहुंचाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब हमारे दुश्मनों को देना हो, या धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा बनाना, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे रोड का जाला बुनकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने रेलवे स्टेशन को नया बनाना हो, हर क्षेत्र में विकास का एक नए नजरिए वाला अनुभव इस देश की जनता ने किया है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, अनेक प्रकार के इनिशिएटिव ने भारत को आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम किया है। और इसी का कारण है कि सतत तीसरी बार 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 60 के दशक के पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर ठप्पा लगाने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैं करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी ही। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर एक बड़े विजन के साथ काम किया। जब आजादी के 75 साल हुए तब कई बार इस देश ने 25 साल की आजादी का महोत्सव भी मनाया, 50 साल का भी मनाया, मगर वो महज एक सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया।
जब 75 साल हुए, मोदी जी ने अमृत महोत्सव से घर घर में जाकर देशभक्ति जगाने का काम किया, और न केवल देशभक्ति जगाई, 130 करोड़ लोगों को देश के साथ सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का काम किया। और आज पूरा देश, 130 करोड़ लोग मोदी जी के नेतृत्व में ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम से संकल्पवान हुए हैं कि 2047 में महान भारत की रचना होगी, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और हर क्षेत्र में भारत दुनिया में नंबर 1 होगा। ऐसा भारत हम 2047 में बनाएंगे। और ये 2047 तक की जो यात्रा है, वो जनता के सहयोग, जनता के संकल्प के बगैर नहीं हो सकती। मैं आज भी आह्वान करना चाहता हूं चंडीगढ़ के वासियों का, हमने लिया हुआ एक एक शुभ संकल्प देश को विकसित देश बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। एक बच्चा एक छोटा सा संकल्प लेता है कि मेरी थाली में मैं जूठा अन्न नहीं छोड़ूंगा पूरे जीवन भर, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक बच्चा अगर संकल्प करता है कि मैं हर रोज माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ही स्कूल जाऊंगा, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक व्यापारी अगर संकल्प करता है कि मैं टैक्स की चोरी जीवन में नहीं करूंगा, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक नागरिक अगर संकल्प करता है कि मैं ट्रैफिक के नियमों को कभी नहीं तोड़ूंगा, तो वो संकल्प भी देश को मजबूत करता है। और 130 करोड़ लोग एक कदम एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। यही चमत्कार है जो मोदी जी ने अब कर दिखाया है। 130 करोड़ संकल्पवान लोग भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध है, और आज इसके सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कामों की लड़ी में एक बहुत अच्छा काम चंडीगढ़ यूटी में हुआ है। 1 लाख लोगों को, जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा पानी होता है, वो शुद्ध पानी देने का उनको मैं आज यहाँ विश्वास दिलाकर जाता हूँ। आप विश्वास करिएगा, किसी को मिनरल वाटर लेने की जरूरत नहीं है। ये पानी अपने आप में ही इतना शुद्ध है। एक बहुत अच्छा प्रकल्प आज शुरू हुआ है। मैं महामहिम गुलाबचंद जी को भी बहुत बधाई देता हूं, प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूं, और सबसे ज़्यादा आनंद गुलाबचंद जी को इसलिए होगा क्योंकि वो ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पानी का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। हमारा गुजरात और राजस्थान ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने कई सालों का अकाल देखा है, पानी का मूल्य हम लोग जानते हैं। मगर आज यहाँ पर एक क्षेत्र के 1 लाख लोगों को मैं मन से बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ, और विशेषकर माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि पानी जब गंदा होता है या कम होता है, सबसे ज़्यादा परेशानी माताओं बहनों की होती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण चंडीगढ़ से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मनी माजरा में एक जलापूर्ति योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये जो परियोजना है, इससे 1 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, 24 घंटे पूरे प्रेशर के साथ, और स्वच्छ जल उन सबको मिल सकेगा, पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी, और शुद्ध जल मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं अब तक आती थी, उससे भी निजात अब मिल सकेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत अब तक 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और इस तरह के जो अभियान है वो आगे भी जारी रहेंगे। और उन्होंने कहा मोदी 3.0 सरकार के कार्यकाल के पूरा होने तक पूरे देश भर में हर घर को स्वच्छ जल मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से डायरिया के मामले कम हुए हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने फेक नैरेटिव और अस्थिरता फैलाने के लिए कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में हम जुटे हुए हैं, और एक एक संकल्प जो कि हमने देशवासियों के सामने लिया है, और उसको पूरा करने के लिए पूरे प्राणपण से ये सरकार
काम करती रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश की खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेज में सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। आज सुबह 6 बजे से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए समेज के साथ साथ सतलुज नदी पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस समेज में लाइव डिटेक्टर की भी मदद ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। हमारे 4 गांव है मेनली जो जिनकी कनेक्टिविटी अभी बाय रोड हमारा जो संपर्क वो नहीं है, तो उसकी रिस्टोरेशन के लिए ऑलरेडी PWD डिपार्टमेंट द्वारा उसका कार्य शुरू कर दिया गया है। मीनवाइल हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेरी ब्रिज भारतीय सेना ने यहाँ पे सेटअप किया है, ताकि जो ऑन फुट अगर लोग क्रॉस करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको किया जाता है। बाकी ऑन वॉर फुटिंग में हमारा जो रोड है सरपारा गांव का, उसको रिस्टोरेशन करने का काम चला हुआ है। स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे, जिसमें JCB भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 JCB यहाँ पहुँच चुके हैं और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया। आज भी कौन आदमी कहाँ कर, आज सुबह 7 बजे का टाइम था तो सभी 7 बजे जो है मतलब पहुँच चुके हैं। तो आज कुछ संभावना है कि डेड बॉडीज़ कुछ मिले हमारे को, कुछ बॉडीज़ तो जो लोकल लोगों द्वारा जो बताया गया है कि कहाँ संभावना हो सकती है, तो वहाँ पर हम आज उसकी तलाश करेंगे। और नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं। एनडीआरएफ पहुँच चुके हैं, CRS आर्मी पहुँच चुके हैं, होमगार्ड पुलिस सभी जो है पहुँच चुके हैं। तो आज लगता है कि आज होपफुली कि आज मैक्सिमम जो बॉडीज हम रिकवर कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रामपुर के समेज में घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेज पहुंचे हैं। रामपुर के समेज में जहां बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसके बाद ज़बरदस्त बारिश और की वजह से जो आपदा आई, वहाँ पर उन्होंने घटनास्थल पर पहुँचे हैं, स्थिति का जायज़ा लिया। जो लोग हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, जो बचाव कर्मी हैं उनसे भी मुलाकात की और जो आसपास के पीड़ित थे उनसे भी उनका हालचाल जाना पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। तो घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है जयराम ठाकुर ने। समेज का जो इलाका है वहां पर खोज अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो कुछ भी लोग अगर फंसे हो तो उनको रेस्क्यू किया जा सके। और केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के बाद सेना आज लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है।
कल 4 शव बरामद किए गए, जिनमें से 3 शव नीलांबर में चलियार नदी से निकाले गए। इसी नदी से 13 क्षत विक्षत अंग भी बरामद किए गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है। चलियार नदी में तलाशी का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा 2 जगहों पर नदी में तलाशी ली जा रही है। इस बीच मंत्रिमंडल की उप समिति ने बचाव कार्य को देखते हुए लोगों से डार्क टूरिज्म से बचने की अपील की है। डार्क टूरिज्म आपदाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा को कहा जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 137 काउंसलर तैनात किए हैं। मुंडकई और चूरलमाला में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलियार नदी से सटे वन क्षेत्रों और नदी के किनारे शवों की तलाश के लिए कर्मी तैनात किए गए हैं। और भाजपा का आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा जारी है। पार्टी ने आज दिल्ली में झुग्गी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पार्टी नेताओं ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर सफाई की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा ने कलंदर कॉलोनी में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने नारायणा में तो प्रवीण खंडेलवाल ने वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के झुग्गी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लिया। सभी भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार के झुग्गी झोपड़ियों में काम नहीं करने पर उस पर सीधा निशाना साधा। दिन जब 2014 में पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता की बात कही थी। स्वच्छता होगी तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा तो देश का विकास भी ठीक होगा। तो हमने एक स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा अभी आज से प्रारंभ किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद, विधायक, सांसद सब लोग बस्तियों में जाकर के स्वच्छता को अभियान को आज प्रारंभ किया है। यहाँ पर हमारे यहाँ कलंदर कॉलोनी है, दिलशाद कॉलोनी के अंदर, वहाँ से आज हमने इस अभियान को प्रारंभ किया है। और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी हमारे सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वच्छता अभियान में लगे। दिल्ली की अनेक बस्तियों में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। बरसात का मौसम है, अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, डेंगू के भी मामले बढ़ रहे हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उस दिशा में हमारे सभी कार्यकर्ता आज पूरी दिल्ली में विभिन्न बस्तियों में स्वच्छता का कार्यक्रम चला रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार चलने वाला है। जागरूकता तो फैलेगी। अपने घर की सफाई रखें, अपने मकान के आगे, अपनी दुकान के आगे सफाई रखें, कूड़ा कूड़े दान में डालें, गंदगी सड़क पर ना फैलाए, उसका एक प्रयास है। मैसेज सिर्फ इतना है कि अपने घर की सफाई रखिए, अपने आस पड़ोस की सफाई रखिए, जहाँ आप काम करते हैं उस स्थान की सफाई रखिए। अगर सफाई व्यवस्था ठीक रहेगी तो फिर बीमारियां फैलने का खतरा कम होता है। आज हम लोग राजीव गांधी कैंप में आए हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ पार्षद यहाँ के उमंग बजाज जी के साथ, हमारे बहुत ही मैं कहूँगी मोदी जी के सिपह सलार हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर महेंद्र राम जी और राजीव गांधी कैंप के मेरे भाई सोनू जी, उनके पूरे परिवार अपने परिवार के साथ यहाँ पर झुग्गी विस्तारक अभियान के तहत स्वच्छता अभियान के लिए। और बाद में हम लोग गए थे जी नारायणा विलेज में जाकर हमने आज वृक्षारोपण भी करा है और वहाँ पर एक गेट का इनॉग्रेशन भी करा है। ये छोटी छोटी मुहिम है लोगों की जिंदगी में सहूलियत लाने की। स्वच्छता एक ऐसा अभियान है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से चलाया था और मुझे लगता है आज ये एक जन आंदोलन बन गया है। लेकिन स्वच्छता एक ऐसी बात है जिसके लिए निरंतर जागरूकता नेसेसरी है, जरूरी है। बस उसी के तहत हम लोग आए हैं। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में लोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं। पिछले 9 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों में कुछ काम नहीं किया। गंदगी का बहुत आलम है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झोपड़ियों में साफ सफाई के लिए एक बृहद योजना बनाई है। उसके साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए पूरी दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में भाजपा ने अपने विशेष कार्यकर्ता नियुक्त किए हैं
जिनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में ही उनका ध्यान दें और वहाँ पर जो भी सामान्य जीवन जीने की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको मुहैया कराएं। और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ भाजपा जेडीएस की मैत्री पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। बेंगलुरु मैसूरू दूसरे दिन की पदयात्रा बिदादी बस स्टैंड से शुरू हुई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बी.वाई. विजयेंद्र, जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, विपक्ष के नेता आर. अशोक और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 7 दिवसीय मार्च का समापन 10 मार्च को मैसूर में एक जनसभा के साथ होगा। पदयात्रा में मैसूर में कथित भूमि आवंटन घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और देश भर में 9 से 15 अगस्त तक पुनः हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और सेल्फी अपलोड करने का अनुरोध किया। सोशल मीडिया एक्स पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 9 से 15 अगस्त तक पुनः देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। आप सब से अनुरोध है कि सभी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। और राजधानी दिल्ली में भारतीय वैस्कुलर सोसाइटी ने वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसका मकसद नागरिकों में व्यवहार में उनमें बदलाव लाना और वैस्कुलर मुक्त भारत सुनिश्चित करने में मदद करने के साथ ही शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाना रहा। रविवार को राजधानी दिल्ली में वैस्कुलर सोसाइटी ने वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टरों सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जिसका मकसद आम आदमी को वैस्कुलर बीमारी के लिए जागरूक करना था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के बाद भारतीय वैस्कुलर सोसाइटी ने पूरे भारत में वॉकथॉन का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाना और गैंग्रीन मुक्त भारत सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाना है। टांगों में जो आर्टरीज और वेन्स हैं उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई हमारे टांगों में धीरे धीरे रुक जाती है और उसका केवल एक ही इलाज होता है कि वो टांग काटनी पड़ती है, एम्पुटेशन करना पड़ता है गैंग्रीन होने के बाद। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ये वॉकथॉन का बहुत अच्छा आज आयोजन किया गया है। इस मौके पर भारतीय वैस्कुलर सोसाइटी के आयोजक डॉक्टर तपिश ने कहा कि अगर हम रोजाना वॉक करें तो काफी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे ज़रूरी है वॉक रोज़ की आधे घंटे की। इससे आप कोई भी होने वाली बीमारी को बचा सकते हैं, शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं। और अगर बाई चांस कोई लक्षण हो भी जाता है ऐसा, जो कि चलने पे दर्द हो रहा है, घाव सूख नहीं रहा है, गैंग्रीन यानी कालापन हो रहा है, पैर ठंडा हो रहा है, तो निकटतम वैस्कुलर सर्जन से तुरंत मिल लें, जिससे कि आपके पैरों को समय से ठीक किया जा सके। वहीं कार्यक्रम में शामिल भारतीय सेना के चिकित्सकों ने कहा, तंबाकू व नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना और मधुमेह के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है। यह एक चुनौती के रूप में हम सभी के सामने है। जहाँ तक सेनाएं जाती हैं, तीनों सेनाओं में फिजिकल फिटनेस के ऊपर और वेट को कंट्रोल रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व लगाया जाता है। और हर साल एनुअल मेडिकल होता है, जिसमें कि जो सारे सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनकी मेडिकल किया जाता है ताकि जो बीमारियां वो हम जल्दी पकड़ सकें। फिजिकल फिटनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ की बीमारी में, और उसके साथ साथ हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि दोनों फिजिकली और मेंटली जो सेलर हो या सोल्जर हो वो आगे बढ़े और देश की रक्षा कर पाए। कार्यक्रम में शामिल लोग वॉकथॉन से काफी खुश नजर आए। वस्कुलर डे है, वस्कुलर डे में हमारी वस्कुलर के लिए, हमारे डायबिटिक के लिए, बीपी के लिए, हमारी और भी कोई हार्ट प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम के लिए वॉक इज मस्ट। हमें कम से कम 30 मिनट रोज वॉक करनी चाहिए। मैं आज इसलिए दौड़ा जिससे कि जितने भी लोग हमें देखें उससे प्रेरित हो और वो भी दौड़ना शुरू करें और अपने सेहत का ध्यान रखें।
उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वैस्कुलर बीमारियों के प्रति जानकारियों से अवगत कराया जा सकेगा। कहते भी हैं कि जानकारी ही बचाव है। ऐसे में लोग इन जानकारियों के माध्यम से समय रहते सचेत हो पाएंगे और वैस्कुलर बीमारियों से अपना बचाव कर सकेंगे। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में बस रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और स्कूली बस्ते का बोझ कम करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने अब बच्चों को बगैर बस्ते के साल में 10 दिन स्कूल आने की पहल की है, यानी बैगलेस डेज। मंत्रालय ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों को बैगलेस दिवस के दौरान उनके व्यक्तित्व और कौशल विकास से जुड़ी हुई गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस पहल का मकसद बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देना तो है ही, उन्हें अलग अलग जीवन कौशल से अवगत कराना भी है। योगाभ्यास कर रहे ये छात्र हैं दिल्ली के गोल मार्केट स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय के। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों के लिए बैगलेस दिवस से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत छात्र योग के अलावा व्यक्तिगत विकास की अन्य गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए ये गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसका मकसद छात्रों पर कॉपी किताब का बोझ कम कर आनंदपूर्ण, व्यावहारिक और तनाव रहित पठन पाठन का माहौल तैयार करना है। इसके मुताबिक 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाना होगा, जिस दौरान वे व्यक्तिगत और कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। Idea behind this concept is to reduce the boundaries between the bookish knowledge and application of the knowledge. So it will also lead to the exposure of children to different multi-skill activities like carpentry, games, music, dance, art and craft, different hobbies. किताबों से निकल बच्चों को जीने का ढंग सिखाना है, कुदरत के रंग से इन्हें अपना इंद्रधनुष बनाना है, फूलों की डाली कलम हो, तख्ती धरती माता हो, विशाल अंबर में राज छुपे हैं, ये इन्हें समझाना है। छात्रों को अलग अलग जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स से अवगत कराने के मकसद से NCERT ने 10 दिनों के बैगलेस पीरियड से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिनों में शिक्षक छात्रों के लिए विभिन्न इंडोर और आउटडोर गतिविधियां आयोजित करेंगे। इनमें पॉटरी मेकिंग, कारपेंट्री, टॉय मेकिंग, सैंडविच मेकिंग, म्यूजिक, डांस, बागवानी, योग और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। आजकल जो हो रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन स्किल डेवलप नहीं हो पा रही उनकी, तो इन बैगलेस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों की स्किल डेवलप होंगी, इसका ये फ़ायदा है। कुकिंग विदाउट फायर वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द ओकेजन बैगलेस डेज, which encourages students to explore the culinary dishes and also make them without using fire. It fostering creativity and teamwork. कुछ लोग ज़्यादा पढ़ाई को लेके स्ट्रेस फील करते हैं, तो इसमें जैसे प्राणायाम बहुत हैं और इसमें मेडिटेशन भी बहुत है और इससे हमारी लाइफ को एक तरह से एक और हॉबी मिल सकती है। ये एक्चुअली हमारे प्रेशर को कम करता है और स्ट्रेस कम करता है, इससे हमारी पढ़ाई में भी फ़ायदा होता है। जितना अच्छा माइंड रहेगा उतना आप अच्छा पढ़ोगे, तो वैसे ही होता है और फिर आप दूसरे चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करते हो, आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के मुताबिक 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र 10 दिनों के बैगलेस पीरियड के दौरान स्थानीय पेशेवरों मसलन माली, बढ़ई और कुम्हार आदि के साथ प्रशिक्षण भी लेंगे। छात्रों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने और उन्हें कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में शिक्षा मंत्रालय की ये एक बेहद सराहनीय पहल है। निशांत सौरभ,
डीडी न्यूज़, दिल्ली। ब्रेक के बाद अब पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे। ये हमने किस तरह से बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से बैग का बोझ, जो बस्ते का बोझ है, उसको कम किया जा सके, इस पर हमने बात की। और पेरिस ओलंपिक में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आज भारत के महत्वपूर्ण मुकाबले, उनकी बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक में आज बॉक्सिंग में भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन पर सबकी निगाहें होंगी। लवलीना बोरगोहेन आज महिलाओं की 75 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेंगी। लवलीना के सामने चीन की खिलाड़ी की कड़ी चुनौती होगी, जो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है। लवलीना अगर इस मुकाबले को जीतने में कामयाब होती हैं तो वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेंगी और उनके नाम पर ब्रॉन्ज मेडल कम से कम पक्का हो जाएगा। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। लक्ष्य सेन के सामने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन की चुनौती होगी। विक्टर एक्सेल्सन फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं और वहीं लक्ष्य सेन रैंकिंग में 22वें स्थान पर हैं। भारत के युवा स्टार शटलर लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक में आज सेमीफाइनल मुकाबले में कोर्ट पर नजर आएंगे। बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के साथ होगा। 2 बार विश्व चैंपियनशिप जीत चुके विक्टर फिलहाल विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं लक्ष्य सेन विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर काबिज हैं। लक्ष्य सेन और विक्टर एक्सेल्सन के बीच अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक दोनों खिलाड़ी 8 बार आमने सामने हुए हैं। इसमें से लक्ष्य सेन को सिर्फ 1 बार जीत मिली है। लक्ष्य को ये जीत साल 2022 में जर्मन ओपन में मिली थी। इस लक्ष्य को ये भरोसा मिल सकता है कि एक्सेल्सन उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बात अगर लक्ष्य सेन की अब तक की उपलब्धियों की करें तो लक्ष्य सेन साल 2016 में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। साल 2018 लक्ष्य सेन के लिए बेहद खास रहा। इस साल वे एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद साल 2018 में ही खेले गए यूथ ओलंपिक के एकल वर्ग में लक्ष्य सेन रजत पदक जीत चुके हैं। वहीं 2018 यूथ ओलंपिक के ही मिश्रित टीम स्पर्धा में उनके नाम स्वर्ण पदक रहा, जबकि वे 2018 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। इसके अलावा साल 2020 के एशिया टीम चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। फिर 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। लक्ष्य सेन के लिए साल 2022 का सीजन भी शानदार रहा। वे 2022 में थॉमस कप का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के अहम सदस्य के रूप में सामने आए। इसके बाद साल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसके अलावा वे 2022 के एशियाई खेलों की पुरुष टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2023 में आयोजित एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अब पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराकर लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। ऐसे में आज होने वाले मैच पर पूरे देश की निगाहें लक्ष्य सेन पर टिकी होंगी। वहीं लक्ष्य सेन की नजर भी आज के सेमीफाइनल मुकाबले को जीतकर कम से कम सिल्वर मेडल जीतने पर होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खबर ब्रिटेन से, जहां के कई शहरों में एक बार फिर से हो रहे हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। ये देश में 13 साल में सबसे बड़ा दंगा बताया जा रहा है। ये हिंसा उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में 3 बच्चियों की चाकू घोंपकर की गई हत्या के विरोध में की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने स्टोक ऑन ट्रेंट में अधिकारियों पर ईंटें फेंकी। हाल में प्रवासियों के आवास वाले एक होटल की खिड़कियों को तोड़ दिया और लिवरपूल में एक पुलिस अधिकारी को उसकी मोटरसाइकिल से गिरा दिया। बेलफास्ट, मैनचेस्टर और नॉटिंगम में भी हाथापाई की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर फैलाई गई इस अफवाह से भड़के हुए थे कि सोमवार को चाकूबाजी की घटना में शामिल आरोपी इस्लाम से जुड़ा था।
हालांकि अधिकारियों ने बताया कि 17 साल का संदिग्ध चाकूबाज जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन उनका जारी है। हिंसक प्रदर्शनों के दौरान आगजनी और लूटपाट भी जमकर हो रही है। आरोपी रुदा कुबाना पर इन 3 बच्चियों की हत्या के अलावा हत्या के प्रयास के 10 अन्य मामले भी दर्ज हैं। और मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते तनाव के बीच ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर कई रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने बदले की कार्रवाई के तहत वेल हिलेल में हमला किया और लेबनान से इजराइल पर एक साथ 50 मिसाइलें दागी। इजराइल का कहना है कि आयरन डोम ने सभी मिसाइलों को नाकाम कर दिया और इससे जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है। 2 दिन पहले इजराइल ने लेबनान और केपर येलो और डेर गिरियामी में हवाई हमला किया था। और इस हवाई हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल पर रॉकेट बरसाए। इससे पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हिजबुल्लाह कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर की मौत हो गई थी। इसके 48 घंटे के बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लेबनान ने उसके उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। इजराइल की तरफ से हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को मार गिराने के साथ मध्य पूर्व में तनाव गहरा होता जा रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पिछले बुधवार को हानिया को ईरान में मार गिराया था, जिसके बाद टकराव लगातार बढ़ रहा है। ईरान हानिया की मौत का बदला लेगा, इसे लेकर इजराइल काफी सतर्क है। हानिया की हत्या के बाद दुनिया को ईरान इजराइल युद्ध छिड़ने की आशंका है। लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने को कहा है। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी इसी तरह की चेतावनी अपने नागरिकों के लिए जारी की थी। और खबर अफगानिस्तान से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत में यह हादसा हुआ। एक स्थानीय अधिकारी के अनुसार सड़क हादसा कल खान ए चारबाग जिले में हुआ। यहां 2 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और उसको लेकर जांच जारी है। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश की वजह से जर्जर मकान की दीवार गिरी, 9 बच्चों को हुई मौत। घटना में 2 लोग घायल। मुख्यमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा। और खबर अयोध्या से आ रही है। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या का उसने दौरा किया है। गैंगरेप की पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात की है। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप इस पूरे मामले में पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। और देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग का तेज बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। केरल के वायनाड में लगातार 6ठे दिन राहत और बचाव कार्य जारी है। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल सेन से। 75 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन खेलेंगी क्वार्टर फाइनल। हॉकी का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भारत और ब्रिटेन के बीच में ये मुकाबला जारी। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज। टीम इंडिया की जीत के साथ इस सीरीज को
जीतने की लक्ष्य होगी। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच हुआ था टाई। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।